हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 3 है कोल एंड पेट्रोलियम ये पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बहुत सारे मटेरियल्स अपनी बेसिक नीड्स के लिए यूज़ करते हैं। अपनी ज़रूरतों के लिए हम बहुत सारे मटेरियल्स यूज करते हैं। कुछ मटेरियल्स उनमें से नेचर में पाए जाते हैं और कुछ मैन मेड होते हैं। मतलब जो मटेरियल्स हमें नेचर में मिलते हैं, अपने आप ही बने होते हैं, वो नेचुरल होते हैं। और जिन्हें मनुष्य ने बनाया है, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, उन्हें बोलते हैं मैन मेड। तो मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई दैम एज नेचुरल एंड मैन मेड। कुछ मटेरियल्स के यहाँ पर नाम लिखने हैं। जैसे नेचुरल मटेरियल्स कौन से होते हैं, जैसे वाटर नेचुरल है, एयर भी नेचुरल है, सनलाइट भी नेचुरल है और प्लांट्स भी नेचुरल हैं। तो ये नेचुरल मटेरियल्स हैं। और मैनमेड कौन सी होती हैं, जिसे मनुष्य ने बनाया है। जैसे लिख देंगे हम बिल्डिंग्स, और गाड़ियाँ लिख देंगे, कार लिख दिया हमने, और जैसे फर्नीचर लिख दिया, और इस तरह से हमारी बुक्स लिख दी। इस तरह से बहुत सारी जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैन मेड हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? क्या इस लिस्ट में एयर, वाटर और सॉइल और मिनरल्स भी हैं? तो हमने देखिए वाटर भी लिखा है, एयर भी लिखा है, और यहाँ पर हम सॉइल भी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी नेचुरली बनी है। और हम मिनरल्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मिनरल्स भी हैं, मिनरल्स भी नेचुरली बने हैं। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, क्योंकि ये हमें नेचर से मिलते हैं, इसलिए इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब समझते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज कोई भी चीज़ जिसे हम अपनी ज़रूरतों के लिए यूज करते हैं उन्हें तो बोलते हैं रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचर ने बनाए हैं, जो नेचर में मिलते हैं, जिन्हें हम यूज करते हैं और वो नेचुरल होते हैं, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज समझ आ गया आपको। अब यहाँ पर है कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी? क्या एयर, वाटर और सॉइल, हवा, पानी और भूमि जो मिट्टी है, वो क्या मनुष्य की एक्टिविटी से ख़त्म हो सकती है? मतलब हम उनको यूज़ करते हैं, एयर को भी यूज़ करते हैं, सांस लेते हैं, वाटर को भी यूज़ करते हैं, पानी को यूज़ करते हैं और मिट्टी को भी यूज़ करते हैं। तो क्या उसको बार बार यूज़ करने से क्या वो ख़त्म हो जाएंगी? तो हमें तो नहीं लगता कि वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि एयर बहुत काफ़ी सारी है और वाटर भी बहुत ज़्यादा है और सॉइल भी बहुत ज़्यादा है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। क्लास 7 में आप वाटर के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। वाटर इज वाटर लिमिटलेस रिसोर्स? हाँ, वाटर लिमिटलेस रिसोर्स है, लेकिन जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं वो लिमिट में है। मतलब जो साफ पानी है वो लिमिट में है, लेकिन टोटली जो वाटर है वो लिमिटलेस रिसोर्स है। इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। मतलब नेचर में ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये कितनी क्वांटिटी में ये मिलते हैं, कितनी क्वांटिटी में मिलते हैं, तो उसको दो तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 है इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, और ये रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। जैसे हमने ये पढ़ा था एयर, वाटर एंड सॉइल, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, चाहे हम इनको कितना भी यूज़ कर लें। लेकिन जो वाटर है, जो टोटल वाटर है, इसमें सॉल्टी वाटर भी आता है और जो साफ पानी भी आता है। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है नेचर में। ये जो रिसोर्सेज होते हैं, इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो नेचर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और ह्यूमन एक्टिविटी से ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? सनलाइट एंड एयर, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है एग्जस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि कम अमाउंट में मिलते हैं नेचर में, लिमिटेड अमाउंट में मिलते हैं
और ये इनको यूज करते रहेंगे, अगर हम यूज करते रहें तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इनको बोलेंगे एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। दे कैन बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट्स, जैसे फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, अगर उनकी लकड़ी को हम काटते रहे तो ख़त्म हो जाएंगे वो तो। और वाइल्ड लाइफ, जो जंगलों में जो जीवन है, मतलब जो जानवर हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर उनको मार दिया जाए या जंगलों को ख़त्म कर दिया जाए तो वो जंगलों में जो जीव रहते हैं वो भी मर जाएंगे। और मिनरल्स जो होते हैं, जो खनिज होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। पहाड़ों में मिलते हैं खनिज, ख़त्म हो जाएंगे। और कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका ज़्यादा यूज़ किया तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमने मेनली दो तरह से इनको क्लासीफाई किया है। एक तो है इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा है एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जिस्टेबल मतलब जो ख़त्म ही नहीं होंगे, कितना भी यूज़ कर लो उनको ख़त्म नहीं होंगे। और एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको ज़्यादा यूज़ करने से वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, चाहे आज से 100 साल बाद ख़त्म हो, लेकिन वो ख़त्म हो जाएंगे। अब एक्टिविटी 3.2 है, इट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। एक ग्रुप एक्टिविटी है। कुछ कंटेनर्स लेने हैं, उसमें हमें पॉपकॉर्न और टॉफ़ियाँ और रोस्टेड ग्राम्स, मतलब चने वगैरह इसमें हमें भर लेने, मूंगफली, चने वगैरह इसमें भर लेना है। और स्टूडेंट्स को हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। और पहले ग्रुप में देखिए एक बच्चा रहेगा, दूसरे में 2 रहेंगे और तीसरे में 4 बच्चे रहेंगे। तो इस तरह से हम इनको ग्रुप्स में बांट लेते हैं। अब हम बच्चों को बुलाएंगे कि भाई तुम आकर और उन टॉफ़ियों को खाओ। जैसे पहले बच्चा उनको खा लेगा। अब दूसरे में 2 बच्चे हैं, पहले ग्रुप में 1 बच्चा है, दूसरे में 2 बच्चे हैं, तीसरे में 4 हैं, तो जो बचेगा उसको ये खा लेंगे। अब देखिए पहले ने खा लिए तो थोड़ी बहुत उसमें कंटेनर में कुछ बच जाती हैं। अब दूसरे ने खा ली तो और थोड़ी सी बच जाती हैं, क्योंकि दूसरे ग्रुप में 2 बच्चे हैं और अब तीसरे ग्रुप में 4 बच्चे हैं, तो थोड़ा सा सामान बचेगा। मतलब इसी तरह से हमारी जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पहले थोड़े से लोग थे, अब थोड़े और ज़्यादा हो गए, अब और भी ज़्यादा हो गए हैं। तो इस तरह से हमारी जनसंख्या जो है, मतलब हमारी पॉपुलेशन तो इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन जो सामान है ना खाने का वो कम होता जा रहा है, यूज करने का सामान वो कम होता जा रहा है। तो आप देखिए जो लास्ट वाली पीढ़ी होगी ना हमारी, उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि हम कंज्यूम इस तरह से उनको कर रहे हैं। जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बाद में आने वाली जनरेशन है, उनके लिए कोई भी सामान नहीं बचेगा अगर ऐसे ही हम कंज्यूम करते रहेंगे। तो हम स्पीडली हम इन सामानों को कंज्यूम कर रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका हम यूज कर रहे हैं। तो ऐसा टाइम आएगा कि जो हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, उनको ये जो रिसोर्सेज हैं ये यूज करने के लिए मिलेंगे ही नहीं। इस एक्टिविटी से ये समझाने की कोशिश की है। अज्यूम दैट द ईटेबल इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मान लीजिए जो ये खाने के बर्तन हमने लिए थे, इसमें जो सामान था वो क्या था, कोल था, कोयला था, और पेट्रोलियम था, और था नेचुरल गैस। ये मान लीजिए अब कोयला और पेट्रोलियम पहले तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ रही है और साथ साथ हम उनका यूज भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ऐसा आएगा, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ख़त्म ही हो जाएंगे। ईच ग्रुप में भी may have a different consumption pattern. Are the earlier generation of any group too greedy? इसका मतलब कि अगर हम लालची हो गए, हम ग्रीडी हो गए कि हम तो सारा सामान खा जाते हैं, बाद में पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम सारे कोयले और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को ख़त्म कर देते हैं, तो क्या होगा, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है वो उनको ये नहीं मिल पाएगा। तो हमें उनके लिए भी तो कुछ छोड़ना है ना, ये थोड़ी है हम सारा ही सब कुछ ही ख़त्म कर दें। तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए हमें चिंतित होना चाहिए, उनके लिए भी हमें थोड़ा बहुत छोड़ना चाहिए। तो इतनी स्पीडली हमें ये यूज नहीं करने चाहिए, इनको थोड़ा थोड़ा यूज करना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से यूज करना चाहिए, वेस्टेज इनकी नहीं करनी चाहिए। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट सम एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हम इस चैप्टर में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में
पढ़ेंगे जो कि एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कि ख़त्म हो सकते हैं अगर हम इनका ज़्यादा यूज करते रहे। तो ये हैं एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनको याद करना है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि एग्जाम्पल दो। एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। These were formed from the dead remains of living organisms। ये जो जीव जंतु जो मर गए हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पहले थे वो मर गए हैं, उनके फॉसिल्स से बने हैं। जो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं तो जो हड्डियाँ वड्डियाँ होती हैं, जो उनके जीवाश्म होते हैं, उनसे ये बने हैं। तो इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स से बने हैं, इसलिए इनको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो ये याद रखेंगे आप, फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं इनको। अब हम पढ़ेंगे कि कोल क्या होता है, कोल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोल आपने ज़रूर देखा होगा, कोल जो होता है कोयला होता है वो। तो कोयला तो आपने सबने ज़रूर देखा होगा, ये काले रंग का होता है और हार्ड होता है, काफ़ी ठोस एकदम हार्ड होता है। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट, या फिर आपने सुना भी होगा, इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड ब्लैक इन कलर। हार्ड होता है और ये काला होता है। देखिए ये यहाँ पर कोल दिखा रखा है, काले रंग का है और हार्ड भी है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड, ये खाना बनाने के काम आता है। और पहले ये रेल के जो इंजन्स हैं उनको चलाने के काम भी आता था, क्योंकि जो रेल के इंजन होते हैं उनमें इनसे आग जलाई जाती थी और जो स्टीम बनाई जाती थी, और उस स्टीम से फिर स्टीम इंजन चलाए जाते थे। तो ये स्टीम इंजन के लिए को चलाने के काम भी आते थे। और क्या, खाना बनाने के काम आता है। खाना बनाने का काम तो ये अब भी आता है। जब शादियों में जाते हैं ना तो तंदूर में जो आग जलती है वो इस कोयले से ही जलती है, इस कोयले का ही यूज होता है उसमें। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज किया जाता है, बिजली बनाने के काम आता है ये। तो बिजली बनाने के कैसे काम आता है कि इससे पानी गर्म किया जाता है और उससे स्टीम बनती है, स्टीम से टरबाइन चलाए जाते हैं, टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये हमने यूज पढ़ लिए हैं, फूड बनाने के काम आते हैं और ट्रेन के स्टीम इंजन चलाने के काम आता था ये। और अब इस टाइम थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के काम आता है ये। कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज किया जाता है। हम भी घरों में अंगीठी में कोल का यूज़ कर लेते हैं आग जलाने के काम में, और तंदूर वगैरह में रोटी बनाने के काम भी कोयला ही आता है। और फैक्ट्रियों में अगर पानी गर्म करने की कुछ ज़रूरत है तो कोल का यूज़ होता है। जो मेटल्स वगैरह जो होती है ना, जो लोहा वगैरह को गर्म किया जाता है कहीं पर, और कांच को गर्म किया जाता है, शीशे को गर्म किया जाता है, तो वो उसको गर्म करने के लिए भी आग जलानी पड़ती है, तो कोयले का ही यूज किया जाता है। तो ये इसमें है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई कोल बना कैसे, कोल बनता कैसे है। स्टोरी ऑफ कोल। तो बहुत साल पहले ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे मतलब जो अर्थ है ना, अर्थ के नीचे क्या है, पानी पानी है खूब सारा। तो ऐसा माना जाता है कि अर्थ के नीचे जो पानी है वहाँ पर बहुत सारे जंगल थे, फॉरेस्ट्स थे। तो 300 साल पहले वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा कि बाढ़ आई होगी। मान लीजिए बाढ़ आई होगी, ऐसा पक्का किसी को नहीं पता है कि कैसे हुआ होगा, कैसे ये पेड़ पौधे मिट्टी में दब गए होंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कोई भी नेचुरल प्रोसेस हुई होगी, जैसे कि फ्लड आई होगी, बाढ़ आई होगी, और ये जो फॉरेस्ट हैं ये मिट्टी के अंदर दब गए होंगे, मिट्टी के नीचे। और हम देखते हैं जब भी कोई चीज़ मिट्टी के नीचे दब जाती है, और नीचे अगर हम कोई गड्ढा खोदते हैं, जैसे हम गड्ढा ज़्यादा खोदते जाएंगे, हमें खोदते खोदते पसीने भी आ जाते हैं और गरम गरम सा महसूस होता है। तो मिट्टी के अंदर जो भी चीज़ दब जाती है उसका तापमान, टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि मिट्टी का ऊपर से प्रेशर बनता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, जैसे जैसे उसके ऊपर सॉइल डिपॉजिट होती चली जाती है वे कंप्रेस होते चले जाते हैं, मतलब एक दबते चले जाते हैं। और देखिए जैसे मान लो हम भी रजाई ओढ़कर सो जाते हैं और हमारे ऊपर और भी कपड़े डाल दिए जाते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसी तरह से अगर कोई चीज़ नीचे है, इसके ऊपर मिट्टी डलती चली जाए, मिट्टी डलती चली जाए, तो देखिए इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगा ये ऐसे। और
ये कंप्रेस हो जाएगा, मतलब एकदम कंप्रेस का मतलब होता है सिकुड़ना, इसके दबाव से, इसके प्रेशर से ये कंप्रेस हो जाता है। और द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, तो उनका टेम्परेचर भी बढ़ता चला गया क्योंकि वो नीचे दबते चले गए और उनका टेम्परेचर बढ़ता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा टेम्परेचर से जो डेड प्लांट्स जो हैं वो स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, वो जो मरे हुए प्लांट्स वो कोल में बदल गए, ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर से। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, कोल में तो मेनली कार्बन होता है कोल में। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। जो कोल होता है उसमें मेनली कार्बन होता है। और द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब वनस्पति बोलते हैं, जो नेचुरल चीज़ें जो दब गई हैं, जो पेड़ पौधे वो जो दब गए थे उनसे जो कोल बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन बोलते हैं। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, तो ये पेड़ पौधों की ही पार्ट से ही तो बना है, पेड़ पौधों के हिस्सों से ही तो ये कोल बना है, तो इसलिए इसको भी फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। तो हमने क्या पढ़ा था, फॉसिल फ्यूल पहले पढ़ा था ना, फॉसिल फ्यूल क्या होता है ये पढ़ा था हमने कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके फॉसिल से बना है, तो इसमें भी तो प्लांट्स के फॉसिल से ही कोल बना है ना, तो इसलिए कोल को फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। अ कोल माइन इज सोन इन फिगर, इसमें कोल माइन दिखा रखी है यहाँ पर, ये कोयले की खान है, आपने सुना होगा कोयले की खान, कोयले की खान इसमें दिखा रखी है। तो यहाँ से हमने पढ़ा है फॉसिल फ्यूल पढ़ा है, कार्बनाइजेशन पढ़ा है, और कोयला कैसे बना है ये भी हमने पढ़ा है। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स, जब कोयले को एयर में गर्म किया जाता है तो कोयला बर्न होता है। एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। देखिए कोल तो होता है कार्बन, ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है CO2, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। और देखिए कोयले को कोयले की खान से निकाला जाता है, तो ये बिल्कुल साफ़ नहीं होता है, इतना ज़्यादा साफ़ नहीं होता जितना साफ़ हम यूज़ करते हैं, इसमें बहुत सारी गंदगी भी मिली होती है। तो उसको जब साफ़ किया जाता है तो उससे एक तो कोक मिलता है और कोल तार मिलता है और कोल गैस मिलती है। कोक और कोल तार और कोल गैस मिलती है, मतलब 3 चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पहले कोक क्या होता है। कोक क्या होता है, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, ये एक कठोर हार्ड होता है और पोरस होता है। पोरस मतलब जैसे ईंटें होती हैं ना, ईंटों को अगर हम गिरा देते हैं तो वो बिखर जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो होता है पोरस। उसमें छोटे छोटे छेद भी होते हैं, ऐसे नहीं है जैसे मान लो पत्थर को हम तोड़ते हैं, पत्थर को ऊपर से गिराया जाए तो वो एकदम ऐसे बिखरेगा नहीं, लेकिन ईंटें जो होती हैं वो एकदम बिखर जाती है, तो वो पोरस होती हैं। मतलब इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं पोरस होती हैं। ऐसे कोयले को अगर हम देकर मारते हैं धरती पर तो बिखर जाता है, तो इसका मतलब वो भी पोरस होता है। तो ये जो कोक होता है वो टफ होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है और पोरस होता है, एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है, और ये काले रंग का होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। मैंने बताया था कि कोल अगर कोयले के खान से अगर निकाला जाता तो एकदम प्योर नहीं होता है वो, उसको साफ़ किया जाता है तो उसमें से कोक निकलता है। तो कोक जो होता है वो लगभग प्योर होता है, एकदम प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, और ये स्टील बनाने का काम आता है। एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और बहुत सारी मेटल्स को साफ़ करने के काम आता है। मतलब ये भी जो मेटल्स होती हैं उनको भी पिघलाया जाता है तब वो मेटल्स मिलती हैं। नेचर से जब ये मिलती है तो ये भी बिल्कुल साफ़ नहीं मिलती, इनको भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, साफ़ किया जाता है। और इनको जैसे लोहा होता है, लोहे में बहुत सारी और भी गंदगी होती है तो इनको पिघलाया जाता है, पिघला कर लोहे को अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से और भी प्रोसेस की जाती हैं। तो ये कोक जो होता है वो एक तो स्टील बनाने के काम आता है, और बहुत सारी मेटल्स होती हैं उनको साफ़ किया जाता है, उनको जो पिघलाया जाता है तो कोक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कोक प्योर होता है। और जो कोक को जलाया जाता है तो उससे बहुत इम्प्योरिटीज़ नहीं निकलती, मतलब जो गैसेज होती है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बहुत कम निकलती है, तो इसलिए इससे हीट बहुत ज़्यादा निकलती है।
तो इसलिए इनको स्टील वगैरह के लिए या फिर मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ये समझ आ गया कि कोक को मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इससे हीट काफ़ी निकलती है इससे। और अब है कोल तार। भाई कोल तार तो आपने सबने देखा ही है, कोयला देखा है, ऐसे ही जो कोयला आप देखते हैं ना वो कोक होता है। अब है कोल तार। कोल तार भी आपने खूब देखा है। कोल तार जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है और लिक्विड होता है विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। और उसकी स्मेल है ना बहुत ही गंदी होती है, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। अगर कहीं पर कोल तार जल रहा हो तो उसके आसपास से गुजरना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी स्मेल है ना बहुत ही गंदी आती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, देखिए इसकी स्मेल इतनी बेकार इसकी स्मेल क्यों होती है, क्योंकि ये 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, लगभग 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर। अब 200 सब्सटेंसेस को अगर हम एक साथ जलाएंगे तो कितनी तरह की स्मेल निकलेंगी, और इतनी तरह की स्मेल निकलेंगी तो जो स्मेल बनेगी वो अनप्लीजेंट तो होगी, हमें अच्छी नहीं लगेगी। अनप्लीजेंट का मतलब होता है जो हमें अच्छी नहीं लगती वो वाली स्मेल। तो आप कहेंगे कुछ स्मेल ऐसी भी होती है जो हमें अच्छी लगती है, जो परफ्यूम वगैरह होते हैं उनकी स्मेल हमें अच्छी भी लगती है। तो ये 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, और इनको जब जलाया जाता है इसको कोल तार को, तो अनप्लीजेंट स्मेल निकलती है। प्रोडक्ट्स obtained फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस ड्यूरिंग एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री। जो कोल तार होता है उससे कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसका जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है कोल तार होता है। पहले कोल तार लिया जाता है, उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो क्या क्या सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बहुत बार, और इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं। अब क्या क्या होते हैं ये होते हैं जैसे सिंथेटिक डाई। जो डाई होती हैं, कलर्स जो होते हैं वो कपड़ों में डालते हैं, कपड़ों का कलर करते हैं, वो होते हैं ये तो सिंथेटिक डाई। ड्रग्स होती हैं, जो औषधियाँ जो दवाइयाँ होती हैं वो, और विस्फोटक होते हैं, एक्सप्लोजिव जो पटाखे वगैरह में जो डलते हैं जिससे एक्सप्लोजन होता है वो एक्सप्लोजिव होते हैं। परफ्यूम्स बनाने के काम भी आता है कोल तार। देखिए कोल तार की खुद की स्मेल कितनी गंदी होती है, लेकिन परफ्यूम बनाने के काम आता है। और प्लास्टिक बनाने के काम भी आते हैं, पेंट्स बनाने के काम भी आता है। फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने का काम आता है। फोटोग्राफी होती है ना, जो फ़ोटो खींचते हैं तो उसकी जो रील्स वगैरह बनाते हैं तो उनमें भी ये कोल तार यूज होता है। रूफिंग मटेरियल्स, जब छत डालते हैं तो आपने देखा होगा जब छत बनाते हैं तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन डाली जाती है, उसके ऊपर फिर मिट्टी डाली जाती है, फिर ऊपर से कोल तार डाला जाता है ताकि ऊपर पानी गिरे तो वो अंदर छत के अंदर बाद में ना जाए, तो पानी बारिश आए तो पानी से वो छत टपके ना, इसलिए छतें बनाने के काम भी आता है ये। इसके अलावा और बहुत सारे इसके यूजेज हैं। इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स, जो नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं, जो कपूर की गोलियां जो होती हैं नेफ्थलीन की बॉल्स, वो बनाने के काम भी आता है। यूज टू रिपेल मॉथ्स, कीट वगैरह उनको मारने के लिए और भगाने के लिए भी नेफ्थलीन की गोलियां भी कोल तार से ही बनती है। एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार, और मतलब कीड़ों को और जो ये कीट वगैरह मॉथ वगैरह जो होते हैं इनको भगाने के लिए जो नेफ्थलीन की गोलियां यूज की जाती हैं वो भी कोल तार से ही बनती हैं। दीज डेज बिटुमिन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड्स। रोड बनाने के लिए, आजकल पक्की सड़कें बनाने के लिए बिटुमिन का यूज किया जाता है कोल तार की जगह। भाई काफ़ी मॉडर्न टाइम हो गया है तो कोल तार की जगह अब बिटुमिन का यूज़ किया जाता है। और बिटुमिन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम जो होता है ना उससे ये मिलता है बिटुमिन। तो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि कोल तार की जगह रोड बनाने के काम में लिया जाता है। याद रखना है इसको, बिटुमिन। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार आ जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोल गैस। पहला हमने कोक पढ़ लिया, दूसरा हमने कोल तार पढ़ लिया, तीसरा अब हम कोल गैस पढ़ते हैं। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। तो भाई जब कोयले से, कोल से कोक बनाया जाता है, कोक निकाला जाता है, साफ़ करके, कोयले को साफ़ करके जब कोक निकाला जाता है तो उससे कोल गैस भी हमें मिलती है। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। अब देखिए कोल गैस के क्या यूज हैं।
एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं जहाँ पर कोयला वगैरह निकाला जाता है, तो उसके आसपास जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें ये ईंधन की तरह काम में ली जाती है। मतलब इनसे भी पानी गर्म किया जाता है या फिर मेटल्स को गर्म किया जाता है, या गर्म करने का मतलब आग जलाने का काम जो होता है, तो इसमें ये यूज होती है। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन। भाई लंदन में जो कोल गैस है उसका यूज हुआ था, जो सड़कों पे लाइट जलाते हैं, स्ट्रीट लाइट, उनको जलाने के लिए यूज किया गया था पहली बार। कब? 1810 में, मतलब 1810 साल पहले इसका यूज किया गया था लंदन में सबसे पहले स्ट्रीट लाइट जलाने के लिए। एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820, उसके बाद फिर न्यूयॉर्क में किया गया था 1820 में। नाउअडेज इट इज़ यूज्ड एज सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। और अब ये लाइट जलाने का काम नहीं आता, ये हीट बनाने के काम आता है। मतलब ज़्यादातर ये सोर्स ऑफ हीट के लिए यूज़ किया जाता है। क्या? कोल गैस। तो भाई ये हो गया हमारा कोक, कोल तार और कोल गैस। तो अब ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अब हम अगले पार्ट में पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। और पहले ये भी हमने जो टॉपिक पढ़ा है कोक, कोल तार और कोल गैस, तो अब हम अगले वीडियो में पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मैंने समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ लें, उनको भी कुछ समझ में आ जाए। और अगर कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।